पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है। अब यहां नया विधायक चुना जाएगा। यह उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव माना जा रहा है। वजह साफ है, बांकीपुर को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ कहा जाता है। कांग्रेस और आरजेडी के सामने इस किले में सेंध लगाने की चुनौती है। वहीं जनसुराज के प्रशांत किशोर इस चुनाव को जीतकर बिहार की राजनीति में नई बयार बहाना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बांकीपुर विधानसभा का पूरा समीकरण क्या है, यहाँ किस जाति के कितने वोटर हैं, कौन किसके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, कौन किस पार्टी का उम्मीदवार होगा और आखिर इस बार किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो इन तमाम सवालों का जवाब आपको विस्तार से इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। नमस्कार, आप खबर पॉइंट देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। सबसे पहले ये समझिए कि आखिर यह उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट क्यों है। बांकीपुर में उपचुनाव सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है कि नितिन नवीन राज्यसभा चले गए हैं। असल वजह इससे कहीं बड़ी है। बांकीपुर बीजेपी की उन चुनिंदा सीटों में शामिल हैं जिसे पार्टी अपनी प्रतिष्ठा की सीट मानती है। अगर बिहार में बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ की बात होगी तो बांकीपुर का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस सीट की एक और खास बात है, बिहार में सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, गठबंधन बदले, लेकिन बांकीपुर का राजनीतिक मिजाज नहीं बदला। पिछले करीब 30 साल से यहाँ कमल ही खिलता आया है। 1995 में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की। उसके बाद नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा लगातार इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे। उनके निधन के बाद 2006 में उपचुनाव हुआ और राजनीति में एंट्री हुई उनके बेटे नितिन नवीन की। तब से लेकर आज तक नितिन नवीन पीछे मुड़कर नहीं देखे। 2010, 2015, 2020 और 2025 चारों विधानसभा चुनाव उन्होंने लगातार जीते। सिर्फ जीते ही नहीं बल्कि हर बार बड़े अंतर से जीते। 2025 के चुनाव में तो उन्होंने 50,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, यानी विपक्ष मुकाबले में भी नहीं दिखा। यही वजह है कि बीजेपी के लिए बांकीपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि उसकी राजनीतिक ताकत का प्रतीक है। लेकिन यहीं से इस बार की कहानी बदलती है। नितिन नवीन अब विधायक नहीं हैं, वो राज्यसभा पहुंच चुके हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। यानी यह लड़ाई नितिन नवीन के लिए भी खास हो जाती है। क्या वो अपने घर में अपनी पार्टी के उम्मीदवार को अपने नेतृत्व में चुनाव जितवा पाएंगे? और यही सवाल इस उपचुनाव को दिलचस्प बना रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सीट आखिर बीजेपी का गढ़ बना कैसे? क्या सिर्फ नितिन नवीन की वजह से या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सामाजिक और राजनीतिक समीकरण है? तो देखिए, दोनों बातें सही हैं। नितिन नवीन ने पिछले 2 दशकों में इस सीट पर संगठन को काफ़ी मजबूत किया, कार्यकर्ताओं का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया, शहर के हर वार्ड में अपनी अपनी पकड़ मजबूत की। यही वजह रही कि हर चुनाव में बीजेपी का वोट बैंक लगातार स्थिर बना रहा। लेकिन सिर्फ संगठन से चुनाव नहीं जीत जाते, इसके पीछे बांकीपुर का सामाजिक यानी कि जातीय समीकरण भी है। तो चलिए अब आपको हम जातीय गणित बताते हैं कि आखिर बांकीपुर का जातीय गणित है क्या। अगर आप बिहार की राजनीति को समझते हैं तो जानते होंगे कि यहाँ हर चुनाव की शुरुआत जातीय समीकरण से होती है। बांकीपुर भी इससे अलग नहीं है। इस सीट पर सबसे प्रभावशाली समाज माना जाता है कायस्थ समाज, जिसे लाला जाति भी कहते हैं। करीब 70,000 वोट है कायस्थ समाज का। यही वजह है कि इस सीट को लंबे समय से कायस्थ राजनीति का केंद्र भी माना जाता रहा है। इसके अलावा भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत समाज के करीब 80,000 मतदाता हैं। यानी सिर्फ सवर्ण और कायस्थ समाज को जोड़ दें तो करीब 37% वोट इसी वर्ग के हो जाते हैं। यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। दूसरी तरफ मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 30,000 है। यादव और दूसरे पिछड़े वर्ग के मतदाता करीब 50,000 के आसपास माने जाते हैं। यानी महागठबंधन का पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण यहाँ उतना मजबूत नहीं दिखता जितना बिहार के दूसरे इलाकों में दिखाई देता है।
लेकिन अगर आप यही सोच रहे हैं कि चुनाव सिर्फ जाति से तय हो जाएगा तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि बांकीपुर पूरी तरह शहरी सीट है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। शहरी सीट इसलिए चुनाव का गणित भी इसका अलग है। बांकीपुर में कोई गांव नहीं है, यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, कोचिंग पढ़ने वाले छात्र हैं, मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, ज़्यादातर नौकरी पेशा वाले लोग हैं। यानी यहाँ वोटर सिर्फ जाति देखकर वोट नहीं करता, वो सड़क भी देखता है, वो राष्ट्रीय मुद्दा भी देखता है, वो देश की राजनीति से भी प्रभावित होता है, जल जमाव भी देखता है, ट्रैफिक भी देखता है, नगर निगम का काम भी देखता है। यही वजह है कि यहाँ वोटिंग प्रतिशत भी बिहार के दूसरे इलाकों से कम रहता है। पिछले कई चुनावों में 34 से 41% के बीच ही यहाँ मतदान हुआ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कम मतदान का फायदा अक्सर बीजेपी को मिलता है, क्योंकि उसका कैडर वोट हर हाल में मतदान करने निकलता है। लेकिन इस बार सिर्फ जाति और संगठन की बात नहीं होगी। इस बार सबसे बड़ा सवाल उम्मीदवार का है, क्योंकि नितिन नवीन मैदान में नहीं है तो बीजेपी आखिर किस पर भरोसा करेगी। यहीं से शुरू होती है उम्मीदवारों की असली लड़ाई। तो देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो ये काफ़ी दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि नितिन नवीन सिर्फ विधायक नहीं थे, वे बांकीपुर में बीजेपी का चेहरा थे। पिछले करीब 20 सालों से चुनाव अपने नाम पर ही लड़ रहे थे, लेकिन इस बार वे मैदान में नहीं होंगे। ऐसे में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ऐसा उम्मीदवार चुनना जो नितिन नवीन की राजनीतिक विरासत को भी संभाल सके और संगठन को भी एकजुट रख सके। हालांकि पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो सबसे आगे नाम जो चल रहा है वो है नील रतन घोष। तब सोच रहे हैं, अरे नील रतन घोष है कौन? तो चलिए आपको उनके बारे में बता देते हैं। पटना की राजनीति में उन्हें लोग नीलू दा के नाम से जानते हैं। हो सकता है कि आप आम लोगों के बीच उनका चेहरा बहुत ज़्यादा चर्चित ना हो, लेकिन बीजेपी संगठन के अंदर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। नील रतन घोष सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। नितिन नवीन के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में उनकी गिनती होती है। कहा जाता है कि विधायक रहते हुए नितिन नवीन के राजनीतिक और संगठनात्मक कामकाज का बड़ा हिस्सा पर्दे के पीछे नीलू दा ही संभालते थे। वे मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन लंबे समय से पटना के मंदिरी इलाके में रहते हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ है और यही वजह है कि संगठन का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि इस बार किसी पुराने और समर्पित कार्यकर्ता को मौका मिले। अगर बीजेपी नील रतन घोष पर दांव लगाती है तो उसका संदेश साफ होगा कि पार्टी परिवारवाद नहीं बल्कि संगठन के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की राजनीति कर रही है। लेकिन बीजेपी के सामने सिर्फ एक नाम नहीं है, दूसरा बड़ा नाम है। दूसरा बड़ा नाम है अजय आलोक का। अगर बीजेपी संगठन से ऊपर उठकर एक ऐसा चेहरा तलाशती है जिसकी पूरे बिहार में पहचान हो, तो अजय आलोक का नाम भी मजबूत दावेदारों में शामिल है। टीवी डिबेट देखते होंगे तो आपने अजय आलोक को जरूर देखा होगा। राष्ट्रीय मीडिया में बीजेपी का पक्ष रखने वाले सबसे मुखर नेताओं में उनकी गिनती होती है। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं है। वे खास समाज से आते हैं। उनके पिता पद्मश्री डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा पटना के प्रतिष्ठित डॉक्टर रहे हैं। शहर में उनके परिवार की अपनी सामाजिक और बौद्धिक पहचान है। उनका राजनीतिक सफर भी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, 2010 में बसपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार हार मिली। फिर अजय आलोक जो हैं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में गए, वहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया, फिर महासचिव बनाया गया, लेकिन 2023 में जदयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। अगर बीजेपी बांकीपुर में बड़ा और चर्चित चेहरा उतारना चाहती है तो अजय आलोक भी रेस में शामिल हैं। अब तीसरे नाम की भी चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी के अंदर जो है एक और नाम की चर्चा है, वो नाम है आशीष सिन्हा। वे कुम्हरार के पूर्व विधायक अरुण सिन्हा के बेटे हैं। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और युवाओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है।
2025 के विधानसभा चुनाव में जब अरुण सिन्हा का टिकट काटा गया था, तब पार्टी के अंदर काफी नाराजगी देखने को मिली थी। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी उस नाराजगी को ठीक करने के लिए आशीष सिन्हा को मौका दे सकती है। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से किसी भी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उम्मीदवार नहीं है, संदेश की है कि अगर पार्टी किसी पुराने कार्यकर्ता को टिकट देती है तो संदेश जाएगा कि पार्टी सिर्फ संगठन को ऊपर रखती है। अगर किसी बड़े चेहरे को उतारती है तो विपक्ष इसे पैराशूट उम्मीदवार कहकर हमला करेगा, और अगर किसी बिल्कुल नए चेहरे को मौका देती है तो सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या वो नितिन नवीन की कमी को पूरा कर पाएगा। यानी उम्मीदवार चाहे जो हो, बीजेपी को हर कदम बेहद सोच समझकर उठाना होगा। अब चलिए विपक्ष की बात कर लेते हैं। तो विपक्ष की बात करें तो महागठबंधन को अभी तक कोई मजबूत उम्मीदवार मिल नहीं रहा है। कई नाम हैं, लेकिन उन नामों की दावेदारी उतनी मजबूत दिखाई दे नहीं रही है। महागठबंधन ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। आरजेडी हो, कांग्रेस हो या वाम दल हो, सभी की नज़र एक ऐसे चेहरे पर है जो बीजेपी को सीधी टक्कर दे सके। लेकिन विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती उम्मीदवार भी नहीं है, बल्कि एकजुटता भी है। अगर विपक्ष बट गया तो चुनाव शुरू होने से पहले ही बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जिस नाम की है वो है प्रशांत किशोर। इस चुनाव के सबसे बड़ी खबर शायद यही हो सकती है कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जो हैं चुनाव लड़ लें, और उन्होंने संकेत भी दिए हैं कि वे बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो यह उनके राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव होगा। अब तक प्रशांत किशोर चुनाव जिताने की रणनीति बनाते रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक कई नेताओं के लिए चुनावी रणनीति तैयार की है, लेकिन पहली बार वे खुद जनता के बीच वोट मांगते नजर आएंगे। यानी अब सवाल ये नहीं रहेगा कि प्रशांत किशोर दूसरे को चुनाव कैसे जिताते हैं, सवाल यह होगा कि क्या वे खुद चुनाव जीत सकते हैं। अगर वे जीतते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा, लेकिन अगर हारते हैं तो उनके विरोधी कहेंगे कि चुनावी रणनीति बनाना और चुनाव जीतना दोनों अलग अलग बातें हैं। यानी बांकीपुर का यह उपचुनाव प्रशांत किशोर के राजनीतिक करियर की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है। और इस बीच तेज प्रताप यादव की भी चर्चा कर लेते हैं। तेज प्रताप यादव उर्फ तेजू भैया ने भी जो है यहाँ पर एक दांव चला है। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करके सबको चौंका दिया है। पार्टी ने वीना मानवी को टिकट दिया है। वीना मानवी महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक मुद्दों पर मतलब वो ऐसा कहती हैं कि मैं लंबे समय से जो है अधिकार के लिए लड़ती हूँ, कोई महिलाओं का संगठन है उसके भी वो अध्यक्ष हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनकी उम्मीदवारी का सबसे ज़्यादा असर महागठबंधन के वोट बैंक पर पड़ सकता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव चेहरा तो हैं, भौकाल तो है कि लालू प्रसाद यादव के वो बेटे हैं, और फिर उनके साथ एक और भौकाल वीना मानवी, तो दो भौकाली जब कहीं निकलेंगे तो फिर उसका तो असर पड़ेगा ही। खैर, मुकाबला बीजेपी बनाम विपक्ष का है, उतना ही विपक्ष के भीतर भी है। अब सवाल है कि क्या बीजेपी अपना सबसे मजबूत किला बचा पाएगी, या फिर प्रशांत किशोर अब अपने पहले ही चुनाव में इतिहास रच देंगे, या फिर कोई ऐसा राजनीतिक उलटफेर होगा जिसकी आज किसी ने कल्पना भी नहीं की है। इसी सवाल का जवाब छिपा है बांकीपुर के असली चुनावी मुद्दों में, और वहीं से तय होगा कि जनता आखिर किसके साथ खड़ी होती है। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खबर पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक भी कर लीजिए। आप क्या सोच रहे हैं बांकीपुर बाई इलेक्शन को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं परमवीर सिंह और आप देखते रहिए खबर पॉइंट।